हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के द्वारा तुम लोग का फर्स्ट टेस्ट पेपर का लॉन्ग आंसर टाइप का 6 क्वेश्चन है। उस 6 क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, उसमें वीडियो लंबा ना हो उसके लिए कुछ और बताते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 कहने का मतलब 21 नहीं करके पहले हम 22 क्वेश्चंस को बताते हैं। इसको तुम लोग नोट डाउन करना, अपने वीडियो को पॉज करके सब कॉपी में नोट करना। जैसे तुम एक्सप्लेन कर पाओ एग्ज़ाम में, वैसे ही छोटा सा लैंग्वेज में हम कोशिश करते हैं उसको नोट लिखा देते हैं। और तुम लोग पढ़े भी होगे, समझ में भी चला जाएगा। एक छोटा सा नोट्स मने क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर उसमें देखना। करने के बाद देखो, कोशिश करना है अपने जो फ्रेंड जिनके पास तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड्स अगर एक क्वेश्चन नहीं है, वीडियो देख नहीं रहा है, तो उसको ज़रूर शेयर कर देना। इससे अपना भी नंबर अच्छा आएगा, अपने फ्रेंड्स का भी नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट टेस्ट पेपर का लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो ये क्या है। कहता है क्या, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जो पूछता है वैसे लिखेंगे। पहले लिख लेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, इसमें लिखना है कि थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखना, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, फ्रॉम हायर लोअर कंसंट्रेशन to higher concentration through semi permeable membrane till the concentration becomes equal. Such movement of solvent is known as what? ऑस्मोसिस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, सेकंड क्या है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो लिख लेना यहाँ पर फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंबल क्या हो गया, पाई। इसमें लिखना है कि द एडिशनल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस is known as osmotic pressure. ठीक है, प्रेशर। अब हो गया सेकेंड पार्ट, हो गया थर्ड। हाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाय हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। अब ये तो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, क्या बता दो, मॉलिक्यूलर मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसको नोट करना है हम लोग ऐसे, इसको मिटा देते हैं। अब हम इसको नोट कर देते हैं फटाफट कि मेजरमेंट करना है। इसको तुम पॉज करके अपना देख लेना, ठीक है। तभी हम लोग मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है।
इसका इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट करना है किसका? मॉलिक्यूलर मास मेजरमेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट करना है। इसके द्वारा क्या निकालना? मॉलिक्यूलर मास। तो मेजरमेंट से अच्छा रहेगा कि कैलकुलेशन ऑफ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के हिसाब से आंसर देना है। कैलकुलेशन ऑफ कौन मास? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका कैसे हम लोग के बताओ कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला कैलकुलेशन कर मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के तरीका है कि हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, और उस सॉल्यूशन में उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके बताओ टेम्परेचर पर। तो कैलकुलेशन में करते हैं कि लेट पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure applied in high concentration chamber, high concentration chamber, by experiment है ये, it is observe that क्या observe that कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे? बताओ, मोलैरिटी डिफरेंस ऑफ, मोलैरिटी का डिफरेंस है, मोलैरिटी डिफरेंस ऑफ बोथ solution separated by SPM, by किसके द्वारा? SPM। ठीक है, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे? 1, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टेम्परेचर, इसको इक्वेशन मानेंगे 2। अब इसी दोनों के इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम ऐसे पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड किससे बता दो 2, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी के लिए यहाँ पर C माना गया है और टेम्परेचर के लिए क्या माना हुआ? T। तो पाई प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं R इंटू C इंटू T। हेयर जो R हो गया यही हो गया क्या? ऑस्मोटिक कांस्टेंट हो गया। इसका वैल्यू जो इक्वल टू हो गया किस कांस्टेंट का? गैस कांस्टेंट। जो तुम लोग पढ़े हो गैस कांस्टेंट बराबर होता है 0.082 एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर लीटर इनवर्स मोल इनवर्स। एटमॉस्फेयर लीटर, है ना, एटमॉस्फेयर लीटर के लिए यूज़ कर लेते हैं मोल इनवर्स, और क्या बता दो? केल्विन इनवर्स। ये पॉइंट दिमाग में सेट करना। ये वैल्यू वैसे भी पूछ सकता है कि आर का वैल्यू क्या होगा, ऐसे करके निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बता दो? 3। अब हम लोग जानते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नोट कर देते हैं कि चूँकि अगर हम लोग मान लें मोलैरिटी के टर्म में मान लें कि या ऐसे करके लिखते चूँकि छोड़ो, इफ W2 ग्राम सॉल्यूट हैविंग मोलर मास M2, ये मोलर मास है M2, डिजॉल्व इन किस में? बोलो, डिजॉल्व इन solution having volume VML, then बताओ देन कब होगा? तब क्या होगा? तब हम लोग पढ़े हैं कि मोलैरिटी बराबर,
है ना, पढ़े हो W2 बाई क्या M2 इंटू 1000 बाई क्या होगा VmL। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं 4, ठीक है। इक्वेशन 4 को अप्लाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 में। नाउ इक्वेशन 4 इन किस में, इक्वेशन 3। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, पाई बराबर R ठीक है, T भी ठीक है, और C जो था मोलैरिटी, यहाँ C यहाँ मोलैरिटी के मान रहे हैं, C की जगह पर क्या डालोगे W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई क्या होगा VmL। ये इक्वेशन से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, किस में यूनिट है ATM में। ATM मीन्स क्या हो गया एटमॉस्फेयर, इसी में इसका यूनिट निकल जाए इतना एटमॉस्फेयर। अब इसका वैल्यू सब जानते हो, R टेम्परेचर ऑलवेज रहेगा, याद रखना। टेम्परेचर को किस में लेंगे, टेम्परेचर को हम लोग हमेशा काउंट करते हैं किस में, अप्लाइड टेम्परेचर इन किस में केल्विन। इसीलिए याद रखोगे कि अगर सेल्सियस में दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वैल्यू के द्वारा हम ये पाई निकाल सकते हैं। पाई से हमको क्या निकालना, मोलर मास। तो हमारा क्वेश्चन क्या निकाला है, मोलर मास। अब बताओ M2 निकालना है, यही ना कैलकुलेशन हम किसका बता दो, मोलर मास M2। अब M2 बराबर क्या होगा बता दो, इसके लिए हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसके लिए M2 के लिए अलग काउंटिंग होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इतना करते हैं तो R इंटू T इंटू क्या W2 इंटू क्या हो गया बताओ 1000, नहीं हो गया का। इसको गुना करते हैं, M2 निकालना है तो M2 निकालें, इसके बाद हम लोग किसका वैल्यू पढ़ देंगे, पाई है। अब पाई के जगह पर क्या पाई इंटू क्या कर देंगे VmL। तो जिसके वैल्यू को निकाल के उसके पुट करके हम लोग इसका मोलर मास को किस में निकाल लेंगे, आंसर किस में निकल जाएगा, ग्राम में। यहाँ मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे किस में, ग्राम में। ये हमारा मोलर मास का कैलकुलेशन हुआ। इसके लिए तो लोग पढ़े होंगे, ये जो प्रोसेस करवाए थे, इस प्रोसेस का जो नाम था, इस साइंटिस्ट का नाम था हार्ले वर्कले प्रोसेस, वर्कले प्रोसेस। इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, क्या चीज़ निकाल सकते हैं बताओ ना, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूशन, अननोन जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जो सॉल्यूट है किस में, सॉल्वेंट में, उसमें हम लोग आराम सॉल्यूशन में उसको आराम से निकाल सकते हैं। इससे द्वारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर क्या होगा 22 का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे 20 बोलो 3 के बाद 23 भी आयोडीन का है, 24 है इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, 25 एंड 26। ओके देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे 22। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 और सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। 25 के बारे में पहले देख लो कि व्हाट हैपन व्हेन। अच्छा दो क्वेश्चन है इसमें, 25 का ए, इसमें क्या करना है, ड्राई कैल्शियम फॉर्मेट इज स्ट्रांगली हीटेड। अब देखो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला तुम पढ़े हो, Ca है, O है, C डबल बॉन्ड O है, H है, CO है, फिर C डबल बॉन्ड O है, H है। इट इज आवर क्या, इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या कर रहा है, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली जबरदस्त इसको क्या कर रहे हैं बताओ, हीट कर रहे हैं। जब ही जबरदस्त हीट करेंगे तो गौर करना कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। देखो CaCOOO CO3 रिलीज हो गया, निकल गया क्या CaCO3। ऐसे एग्जाम में घेर के दिखाना। बच गया क्या यहाँ पर बताओ, CH डबल बॉन्ड O, और ये वैलेंसी फ्री हो गया, इस पर क्या बच गया H, यहाँ पर H आ गया। इसका नाम पढ़े हो, इसका नाम फॉर्मल डिहाइड। क्या नाम हो गया, फॉर्मल डिहाइड, है ना। इसी का 40% फॉर्मल डिहाइड को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मालिन कहते हैं, फॉर्मालिन बन जाएगा। ये फॉर्मल डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि क्या बनेगा, फॉर्मल डिहाइड पड़ेगा, और इट्स लिख देना है, इट्स 40% सॉल्यूशन जो होगा, है ना,
इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है फॉर्मालिन, जो बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं के रूप में काम करता है। कोई भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन उसमें डाल देंगे तो प्रिजर्व करके रखा रहेगा। 40% फॉर्मल्डिहाइड का क्या नाम, फॉर्मालिन। क्वेश्चन नंबर बी, क्या कह रहा है बी क्वेश्चन, कि इसमें क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप जानते हो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3, एयर के साथ रिएक्शन करेगा और इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ, सनलाइट। तो याद रखना कि सनलाइट जहाँ इस पर डालेंगे तो CO जो है एक गैस बनाएगा COCl2। इस गैस का नाम है, तुम पढ़े होगे, बहुत फेमस गैस है फॉस्जीन। अब बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, ये टॉक्सिन का काम करता है। और जो H बच गया, Cl बच गया, HCl बन के निकल जाएगा। तो अगर इसीलिए क्लोरोफॉर्म को एक बार यूज करके फेंक देते हैं, अदरवाइज उसमें अगर ऑक्सीजन चला जाएगा और उस पर थोड़ा सा भी लाइट पड़ा तो ये जहर बना दिया। इसीलिए दोबारा अगर उस क्लोरोफॉर्म से किसी व्यक्ति को बेहोश किया जाए तो वो बताओ जहर का काम करेगा। हो सकता है वो उस व्यक्ति को बताओ ना एक जहर के रूप में रिएक्शन करके उसके ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को वन टाइम यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं और उसको हमेशा सनलाइट से दूर रखते हैं। और ये जो बोतल होता है, मान लो ये बोतल है, उस बोतल में उसको क्या माउथ तक क्या बता दो भर के रखते हैं, पूरा माउथ तक इसको भर के रखते हैं। थोड़ा भी खाली रहेगा तो उसमें क्या जाएगा, एयर जाएगा, इसीलिए टॉक्सिन हो जाता है। तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, इसको बैलेंस तुम कर सकते हो। इसको 2 मोल लोगे, यहाँ 2 दे दोगे, देखो Cl कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 कर दो, Cl देखो 6 हो गया, H कितना हो गया बताओ 2, और O भी क्या हो गया बता दो, यहाँ पर 2, और यहाँ पर O देखो यहाँ पर 2 है ही, और H क्या है देखो H भी क्या 2 हो गया। हम लोग का इक्वेशन क्या बता दो, बैलेंस हो गया। ये सेकंड का आंसर हो गया। 25 का 2.5 नंबर 5 मार्क्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग दैट इज क्लोरोफॉर्म को हमेशा है ना मुंह तक भर के, माउथ तक फिल्ड करके, ये माउथ तक है, फिल्ड करके सनलाइट से दूर यानी डार्क में रखते हैं। अब चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 26 पर। ये तो हो गया 25 का। क्लोरोफॉर्म का ऐसे भी पूछ सकता है। क्लोरोफॉर्म बहुत कॉमन एजेंट है। कौन एजेंट है, एनेस्थेटिक एजेंट है। इससे बेहोश किया जाता है। जो बेहोश करने वाला एजेंट का नाम एनेस्थेटिक एजेंट है। इसके अलावा तुम सुने होगे ईथर होता है, हेलोथेन होता है, ये सारा एनेस्थेटिक एजेंट का काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 26। ये क्या काम करेगा, क्या वर्क करता है, देखो 26 के लिए हम लोग देखते हैं। डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ किसका बताओ, प्रोटीन। देखो प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो रूल के हिसाब से कि लिखेंगे। देखो प्रोटीन जो है एक चेन है पेप्टाइड का, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड का ये चेन होता है। तो प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चर है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड का चेन है। उससे प्राइमरी भी बन सकता है अरेंजमेंट से, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी और क्वाटरनरी भी। तो लिखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ किसका, चेन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड responsible for protein structure, protein structure. It arranged in 1 degree, 2 डिग्री सेकेंडरी। 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, टर्सरी, एंड क्या 4 डिग्री स्ट्रक्चर बाय पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ चेन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड
दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। दैट इज कौन चेन? पॉलीपेप्टाइड चेन। इट्स, अब हम लोग को क्वेश्चन कर रहा है कि इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, है ना। तो क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट है डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आउट ऑफ, इसमें लिखेंगे नीचे, आउट ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर्स सेकेंडरी 2 डिग्री को, या ब्रैकेट में लिख दो पूरा नाम, सेकेंडरी स्ट्रक्चर is expressed in two different skeleton। पहला, इसमें ए दे देना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड क्या? सीट स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर है और दोनों का स्ट्रक्चर बना के उसको डिस्कस कर देना है, अल्फा हेलिकल का एंड देन क्या? बीटा प्लीटेड सीट का। कैसे करेंगे देखो, फटाफट इसको हम नोट कर देते हैं, तो लोग अपना पॉज करके इसको एक्सप्लेन कर लेना, है ना। ये भी क्वेश्चन बन गया कि प्रोटीन किससे बना हुआ है, तो पॉलीमर है किसका? अल्फा एमिनो एसिड का। अल्फा एमिनो एसिड बता चुके हैं कितना टाइप का होता है, बता रहा, उसकी संख्या 20 है, उसमें 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ओके, 10 एसेंशियल कौन होते हैं? जो हमको भोजन के द्वारा हम लोग लेते हैं, और 10 हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, उसको वो हमारे लिए क्या हो गया बताओ? नॉन एसेंशियल होते हैं। तो हम लोग इस प्रकार इसको बांटे हुए हैं। अब हमको अल्फा हेलिकल का, है ना, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखो, इसमें सिंपली स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है ये लाइक स्पाइरल, किसके एकदम छोटा में लिख देते हैं, लाइक क्या बताओ? स्पाइरल। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग है फॉर्म्ड बिटवीन CO ग्रुप, GP ग्रुप एंड NH ग्रुप, ठीक है। इट्स चेन arranged around object in किस में? in twisted spiral formed in clockwise। अंडरलाइन करना है, अल्फा हेलिकल है तो कौन वाइज? क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसका कौन, किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये अल्फा का बन गया। क्लॉकवाइज के लिए ऐसे करके हम लोग बना भी सकते हैं, है ना, कि इसका ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है ये अल्फा, क्लॉक ये वाइज जैसे होता है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे करें। ये यहाँ क्रॉस नहीं है, बहुत जगह अगर ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो ऑब्जेक्ट डालने पर कोई ऑब्जेक्ट डाल दिए तो इस प्रकार स्पाइरल शेप में, लेकिन क्लॉक हेलिक्स कर इसके हेलिकल टाइप। अब ये जो हेलिक्स बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है? तो गौर करना, ये भी यहाँ पर ऐसे गौर करोगे तो ये अभी बोले हैं ना CO ग्रुप और दूसरा कौन ग्रुप? NH ग्रुप। NH है, CO कौन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर यहाँ CO है, यहाँ भी कौन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार यहाँ पर अगर CO है तो यहाँ पर क्या होगा? NH है, इसमें भी कौन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी CO है तो यहाँ पर क्या है? NH है, यहाँ पर भी कौन बॉन्डिंग है। इस प्रकार हेलिकल स्ट्रक्चर CO और क्या बताओ?
NH के बीच में इस प्रकार हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। ये हो गया क्लॉकवाइज, देखो ऐसे घुमा है, ऐसे घुमा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। और जब ये क्लॉकवाइज है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया बताओ, अल्फा। ठीक है, ऐसे रहता तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बीटा हो जाता। दूसरा हो गया ये अल्फा हेलिकल हो गया। दूसरा क्या डिस्कस करना है, किसको बता दो, यहाँ पर डिस्कस करते हैं बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो गौर करना। बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर के लिए गौर करोगे, इसमें जो होता है बीटा स्ट्रक्चर के बारे में देखा गया। बीटा स्ट्रक्चर बने कहने का मतलब ये ड्रैपरी लाइक होता है। देखो इस प्रकार से तब लिख देंगे हम लोग, ये इस प्रकार बहुत एक्सटेंसिव रूप में ड्रैपर टाइप होता है। एक रेवा इस प्रकार जैसे कपड़े का ड्रैपरी सिस्टम होता है ना, उस ड्रैपरी टाइप इस प्रकार ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये ऐसे गया तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे गया है तो ये क्या होगा, क्लॉक नहीं होकर क्या होगा, एंटी क्लॉक। घड़ी ऐसे ही घूमता है एंटी क्लॉकवाइज में ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन वाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इसके बीच में भी अगर हम बॉन्डिंग का बात करें तो बॉन्डिंग में देखोगे कि यहाँ पर अगर CO है तो यहाँ पर क्या है बताओ, NH है, इसके बीच में बॉन्डिंग होगा। फिर यहाँ CO है तो यहाँ पर क्या होगा, NH होगा, इसके बीच में पूरा CO और NH के बीच में बॉन्डिंग होगा। CO और किसके बीच में, NH के बीच में बॉन्डिंग होगा। फिर CO और क्या, NH के बीच में बॉन्ड। इसी प्रकार CO के साथ किसका, NH का बॉन्डिंग होगा, CO के साथ किसका, NH का बॉन्ड। इस प्रकार सारा बॉन्डिंग से एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा रहेगा। ये जब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज कौन स्ट्रक्चर बताओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो लिखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि व्हेन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के कारण पेप्टाइड, एमाइड है एक्चुअली, एमाइड बॉन्ड है लेकिन एमाइड प्रोटीन का है, नाम पड़ा पेप्टाइड। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन arranged in anti-clockwise pleated of drapery like structure stabilized by hydrogen bonding between CO and NH group is known as what, यहाँ known दे रहा है, known as secondary beta pleated sheet structure। बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 26। फर्स्ट टेस्ट पेपर का ये 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, है ना। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हमको 3 इसको डिस्कस कर दिए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर अभी डिस्कस किए हैं 22, 25 एंड 26, और रेस्ट जो क्वेश्चन बच गया, रेस्ट क्वेश्चन क्या क्या बच गया, 21 बच गया, उसके बाद क्या बच गया, 23 बच गया, उसके बाद क्या बच गया, 24 बच गया। ये तीनों क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तीनों का हम PDF बना के डाल दिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन का PDF बना के डाल दिए, बहुत छोटा सा लिख के डाल दिए हैं। उसको तुम लोग क्या करना है, बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेना और उसको याद कर लेना, ठीक है। इस PDF बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर क्या एक लिंक दिया हुआ, लिंक को ओपन करोगे, ये तीनों क्वेश्चन का, इसका तीनों का आंसर उस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ उस पर तुमको मिल जाएगा उसका आंसर, और देख लेना, कॉपी में उतार लेना। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको फिर कमेंट चैट बॉक्स में डालोगे, कमेंट बॉक्स में हम उसका सॉल्यूशन तुम लोग को भेजने का कोशिश करेंगे,
ठीक है, तो तुम लोग को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से लिखना है। थैंक यू, बाय बाय।